जैसा कि प्रचार किया गया था पिछले 3-4 दिन से कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हो, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से, कि आज जो मैं बातचीत रखने वाला हूँ उसमें हम किस तरह से आगे चलेंगे। शुरुआत में मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा संविधान के अंदर चला जाऊँगा। इतिहास से संविधान में होते हुए फिर संविधान के हम एक ख़ास हिस्से के ऊपर बड़ी बातचीत करेंगे और उसके तुरंत बाद हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के ऊपर, और उन प्रावधानों को मैं पढ़ूंगा नहीं कि सीधा ये प्रावधान, क्योंकि वो हार्डली 10 मिनट का काम होता है, वो बहुत से लोग पढ़ पाए होंगे। मैं बात करूंगा उनके पीछे जो प्रावधान हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष में किसी भी समय दाखिले का, ये उदाहरण ले रहा हूँ, ये प्रावधान तो है। इस प्रावधान के पीछे लिखने वालों की, एक्ट बनाने वालों की मंशा क्या थी, कौन से बाल मनोविज्ञान के नियम उसके पीछे धरातल में रखे गए थे और क्या दर्शन था उनके पीछे, क्या फिलॉसफिकल थॉट, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। सभी, क्योंकि आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूं, तो ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कक्षों के अंदर चलती है, यदि हम इस एक्ट के प्रावधानों को बहुत अच्छे से समझ लें, न कि रट लें, समझ लें बहुत अच्छे से, तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है पूरे भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली के लिए। दुख की और दुख से ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आज 2020 में पूरे 10 साल हो जाने के बावजूद, कुछ संशोधन हो जाने के बावजूद भी इस इतने अच्छे एक्ट के ऊपर कार्य नहीं हो पा रहा है और इसको एक बाधा की तरह से देखा जा रहा है कि जो पूर्ववत शिक्षा चल रही थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी बाधा जो है ला दी है राइट टू एजुकेशन एक्ट ने। तो ये बाधा है या बाधा को खत्म करने की बात है, इन पे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो हम बात हिस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा नहीं, मैं करीब 125 साल पीछे जाऊंगा और कई बार मैं 4500 साल पीछे भी जंप लगा दूंगा। जहां जैसी आवश्यकता होगी हम उस पर बात करेंगे। तो हम पहले बात शुरू करते हैं इस एक्ट के नाम से। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फ्री एंड कंपल्सरी। इस पे मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अधिकार की वो मुफ्त और अनिवार्य मौलिक शिक्षा। तीसरा शब्द क्या आ रहा है? एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट। तो कई जगह आपको ये 2009 लिखा मिलेगा, कई जगह 2010 लिखा मिलेगा। इसका कारण भी समझ लेते हैं। 26 अगस्त 2009 को इसके ऊपर राष्ट्रपति जी के दस्तखत हुए थे, इसलिए उसको उस डेट से भी माना जा सकता है। और जब इसका नोटिफिकेशन होता है और राज्य इसको लागू करते हैं, वो 2010 भी है किसी राज्य के अंदर, 2011 भी है किसी राज्य में, आज तक नहीं भी है। इसका कारण समझ लेते हैं कि ये किसी राज्य में अब तक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको मैं अब एक अमेंडमेंट की बात बताता हूं कि जो 42वां संशोधन हुआ हमारे संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर 42वां संशोधन हुआ 1976 के अंदर। 1976 में जो संशोधन हुआ एक बड़ा संशोधन माना जाता है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बहुत सारे बड़े संशोधन हुए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशंस, जिनको PRIs बोलते हैं, वो भी इसी संशोधन के तहत आए थे। इस वक्त देश भर के अंदर विकेंद्रीकरण की बात चल रही थी, लिबरलिज्म प्रवेश कर रहा था, तो थोड़ा तो इस तरह से उस वक्त केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच में कुछ ऐसे मुद्दे
पीछे आप जब संविधान पढ़ते हैं तो उसके पीछे 3 प्रकार की सूचियां लगी होती हैं। 3 टाइप ऑफ लिस्ट्स आर देयर। एक होती है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कंकरेंट यानी समवर्ती सूची। इस वक्त क्या बदलाव लाया गया 1976 के अंदर, जो 42वां संशोधन हुआ, उसके अंदर ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो न केवल राज्य सूची में रहे, न केवल संघ सूची में रहे, वरन शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर होना चाहिए। अब इसका कारण क्या था और इससे क्या प्रभाव पड़ जाता है? समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को जब डाला जाता है तो नियम बनाने का, ढांचा बनाने का जिम्मा जो है वो तो संघ सरकार के पास रहता है, किंतु उनको किस फॉर्म में, किस तरह से लागू करना है, कितना बदलाव करना है, ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, वो राज्य के पास चली जाती है। तो एक संशोधन 42वां संशोधन हमने देखा जब शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंदर आ गई। अब हम बाद में एक और संशोधन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस इतिहास में चलते हैं। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये 2010 के अंदर जो लागू किया गया, क्या ये हड़बड़ाहट के अंदर बिना किसी सोच के लागू किया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है, शिक्षकों की एक बहुत बड़ी लॉबी और अधिकारियों की एक बहुत बड़ी लॉबी का मानना ये है कि सरकार ने बिना ही सोचे समझे, बिना ही संपूर्ण तैयारी के, बिना इसके प्रावधानों के प्रभावों को जांचे ही इस एक्ट को लाने का गलत कार्य कर दिया। और यही कारण रहा, आप मेरे फेस को घूमते देखते रहेंगे क्योंकि मैं 2 फोन से लाइव हूं, तो मैं एक बार इन दर्शकों से मुखातिब होता हूं, दूसरी बार इधर से मुखातिब होता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि क्या सरकार ने सच में हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी के अंदर ये कदम उठा दिया कि इस एक्ट को बाहर से लाके और भारत में पटक दिया? आपके जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां भी एक्ट के अंदर उसका जिक्र आएगा हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जरूरी सवाल किसी भी नीति के ऊपर, किसी भी अधिनियम के ऊपर, किसी भी कानूनी प्रावधान के ऊपर विश्वास जनता तब करती है जब जनता को सरकार की मंशा पे विश्वास हो कि सरकार अच्छी मंशा के साथ इसको लेके आए है। किंतु जैसा मैंने अभी अभी कहा कि इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि सरकारों ने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में और बाहर का एक अधिनियम लाके भारत में यूं का त्यों रख दिया, जिसके लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली तैयार नहीं थी, भारतीय शिक्षक तैयार नहीं थे और भारतीय अभिभावक और बच्चे भी तैयार नहीं थे कि एक परीक्षा रहित प्रणाली, एक प्रताड़ना रहित प्रणाली, एक बहुत, अगर सूक्ष्मता से देखें तो एक बहुत ढीली व्यवस्था को जो ढीला कर देने वाली प्रणाली है, जिसमें दाखिले के नियम बहुत ढीले कर दिए जाते हैं, जिसमें दाखिला किस वक्त होगा, किन कागजों के आधार पे होगा, कागजों की महत्ता बहुत कम कर दी जाती है जो कि पहले से प्रेवलेंट थी। तो इस प्रकार के शक और इस प्रकार के शुबा जो है हमारे सरकार के ऊपर हुए और होने के कारण एक, मैंने बहुत बार आपको गोलेम इफेक्ट के बारे में कहा होगा, गोलेम इफेक्ट, और एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसको हम रोजेंथाल इफेक्ट बोलते हैं या पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं, कि जब मंशा बदल जाएगी किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी सरकार के प्रति, आपकी मंशा जैसी होती है वो फल प्रतिफल भी वैसे ही देने लगती है। ये मंशा का मामला था और क्योंकि हमारी मंशा जो है इस एक्ट के और सरकार के खिलाफ अच्छी नहीं रही, तो फिर ये हुआ कि इसको शुरू से ही इस तरह से देखा जाने लगा। जगदीप जी, उद्देश्य पे भी आ रहा हूं। तो अब हम उद्देश्य की ही तो बात करना शुरू कर रहे हैं कि सरकार क्यों लेके आई, सरकार को क्या दिक्कत थी। तो अब हम देखते हैं कि सरकार क्या सच में हड़बड़ाहट में ही लेके आई थी। इसको जानने के लिए हमें इतिहास के अंदर घुसना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाके।
इतिहास में जब हम घुसते हैं तो करीब करीब 100 साल पीछे जाएं, और 100 साल से थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। फिलहाल 100 पे इसलिए जा रहा हूं कि एक फर्क देखें कि हम जिस चीज को हड़बड़ाहट में लाने की बात मान बैठे हैं, मन में घर कर गई ये बात, वो बात तो भैया 100 साल से खूब और हर स्तर पे सोची जा रही थी। आप इतिहास को खंगालेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले का इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ड्राफ्ट लेकर जाने का वर्ष याद करिए, 1910 के अंदर। कुछ लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1910 के अंदर एक्ट कब आता है? 2010 के अंदर। एकदम सीधा 100 साल पीछे लेके आपको मैं बता रहा हूं कि सरकारों ने और दार्शनिकों ने, शिक्षाविदों ने, राजनेताओं ने, लोगों ने कितना सोचा है इस एक्ट पे, तो यह हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम कतई नहीं हो सकता है। 1910 में जब भारत को आजादी की भी थोड़ी सी भी ये नहीं लग रहा था कि आजाद हो भी जाएंगे, उस वक्त पर गोपाल कृष्ण गोखले भारत के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाके एक ड्राफ्ट बांचते हैं। हालांकि गोखले शुरुआत में ये कहते हैं, हालांकि मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि मेरी बात सुनी जाएगी, तवज्जो का तो बिल्कुल ही मुझे भरोसा नहीं है, और मैं जानता हूं कि मेरे ड्राफ्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। गोखले को पता था, लेकिन गोखले का ये ड्राफ्ट मील का पत्थर क्यों बनता है? क्योंकि भारत के अंदर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात पहली बार उस समय गोखले जी ने उठाई। यहां ध्यान देने की बात यह है कि गोखले को इतना बड़ा क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं गोखले से पीछे जाऊंगा तब आप कहेंगे कि ये तो गोखले से पहले बहुत लोगों ने उठा रखी थी बात। 2 शब्दों पे मैंने शुरू में कहा, फ्री और कंपलसरी पे ध्यान दीजिए। अभी जो मैंने बात की है वो फ्री एजुकेशन की बात की है, फ्री एजुकेशन की। फ्री शब्द, मुफ्त शब्द का प्रयोग एजुकेशन के लिए पहली बार करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे 1910 के अंदर। अब दूसरे पक्ष को लेते हैं कि कंपलसरी एजुकेशन की बात भी गोखले जी ने ही की थी कि ना, गोखले जी से पीछे चलते हैं। गोखले जी को इस चीज की प्रेरणा कहां से मिलती है कि एजुकेशन को किसी हद तक अनिवार्य भारत में किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा होगा। अब दूसरी बात पे आता हूं। पहले तो क्या सरकार ने हड़बड़ाहट में किया? ना, हड़बड़ाहट में नहीं। जो बात 125 साल से ज्यादा समय से सोची जा रही थी, वो कदम हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम कतई नहीं मानना चाहिए। अब दूसरी सी हड़बड़ाहट नहीं थी तो क्या सोच समझ के प्रयोग करने के बाद, भारत की परिस्थितियों में लागू करके देखने का प्रयोग करने के बाद लागू किया गया? हाँ, इस पे बात करते हैं। आपको बताऊं, एक नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना है, और वो नाम है सर शाहजी राव गायकवाड़। लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, तो पुनः रिपीट कर देता हूं। सर शाहजी, अंग्रेजी में साहा लिखते हैं, SAHA, हिंदी में शाह लिखते हैं। सर शाहजी गायकवाड़ कौन थे? सर शाहजी गायकवाड़, सर शाहजी गायकवाड़ जो है वो 1891-92 के आसपास, 1891-92, मुझे ठीक डेट नहीं याद है अभी, इसलिए दोष बोल रहा हूं। 91-92, कौन सा? 1891-92 के आसपास सर शाहजी राव बड़ौदा के शासक थे, रियासत बड़ौदा के शासक थे। और रियासत बड़ौदा के अंदर कुछ परगनों के अंदर सर शाहजी राव ने अपने ही मन से मुफ्त नहीं, अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट 15 दिन किया, 20 दिन नहीं। 1993 में कुल 6 परगनों में ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद 1893 में 6 परगनों से शुरुआत करने के बाद
1896-97 तक पूरी रियासत बड़ौदा के अंदर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू रखा गया। ये एक्सपेरिमेंट तो अब छोटा नहीं है, खूब अच्छे से फली फूली, मैं डेटा आपको करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आप उस समय रियासत बड़ौदा का गजट उठा के यदि आप देखें तो एनरोलमेंट में जिस तरह का इजाफा इन 3-4 वर्षों के अंदर होता है वो अतुलनीय रहा। तो यानी ये प्रयोग करके देखा गया कि ये मुफ्त, ये अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो है ये लागू की जा सकती है और इसके फायदे, बहुत अप्रत्याशित फायदे इसमें आते हैं। यहां से प्रेरणा लेकर गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे। तो हम गोपाल कृष्ण गोखले से पीछे चले गए हैं। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी बात करते हैं सरकारी तौर पर, उनकी पार्लियामेंट में, कॉलोनाइजर की पार्लियामेंट में। शाहू जी भोसले की बात नहीं कर रहा हूं आनंद जी, मैं शाहजी, सर शाहजी गायकवाड़ की बात कर रहा हूं, सर शाहजी राव गायकवाड़ की बात कर रहा हूं। हो सकता है कहीं आपको भोसले लिखा मिल जाए। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात उस वक्त लागू करके देखी गई थी। तो दूसरा पॉइंट कटता है कि सरकार ने बिना एक्सपेरिमेंट किए तो इसको लागू नहीं किया। भारत के अंदर की बात कर रहा हूं। इससे थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि करीब करीब 1910 वाले इंसिडेंट से भी 100 साल पीछे चले तो इंडिया के जो चार्टर लागू होने शुरू हुए थे, इंडियन चार्टर, जिसको इंडियन चार्टर एक्ट कहा जाता था उस वक्त, जो हमारे कॉलोनाइजर ने भारत की शिक्षा के लिए प्रबंध करने शुरू किए और पहली बार भारत के इतिहास में 1 लाख रुपए सालाना की ग्रांट इन एड, जो आज करीब अगर उसका मूल्यांकन करें तो 1000 करोड़ के आसपास बैठेगी। उस समय 200 वर्ष पहले 1 लाख रुपए सालाना केवल शिक्षा के लिए, कौन से एक्ट में? 1813 के। तो 1910 से भी 100 साल पीछे जा रहे हैं। 1813 के एक्ट में भारतीय बालकों को शिक्षा देने के लिए पैसों का प्रावधान करना क्या इंगित करता है कि उनको शिक्षा उन तक जो है बिना खर्च पहुंच जाए। खर्च कौन उठाए? इंपीरियल गवर्नमेंट उठाए, शासन उठाए उस समय का। तो 200 साल पीछे चले गए हम। तो अगर आप इसी प्रकार से इजिप्ट और बेबीलोनियन और यूनानी सभ्यताओं के अंदर जाएंगे तो भाई साहब मैं दावे से कहता हूं कि 2000 BC, ईसा पूर्व 2000, अब हम ईसा के बाद 2000 साल के ऊपर खड़े 2010 के, तो ये उस वक्त भी शिक्षा मुफ्त प्रदान की जा रही थी। इतिहास के अंदर के साक्ष्य 1-2 में नहीं, बड़ी बड़ी सभ्यताओं के, बेबीलोनियन सभ्यता बड़ी सभ्यता रही, इजिप्टियन सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता रही है, इवन पर्शिया के अंदर, पर्शियन सभ्यता के अंदर, यूनानी सभ्यता के अंदर। तो इस प्रकार से ये इसका मैं यहां ध्यान ये दिला रहा हूं। आप में से कुछ लोग स्कॉलरली आर्टिकल की मांग भी करते हैं, तो मैं इसलिए कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं। तो इस प्रकार से इतिहास को जब आप खंगालते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। दिनेश लोहान जी, इस बात की भी बात करूंगा, गुलामी की शिक्षा, इसको याद रख लीजिए। मैं 1835 में जब मैकॉलियन एक्ट की बात करूंगा, मैकॉलियन ड्राफ्ट की बात करूंगा, जब विलियम बेंटिक भारत के अंदर थे, उसी वक्त मैं इस बात पे आऊंगा। अभी मैं क्रम से चलना चाहता हूं। तो अब हमने ये देखा। अब मैं ये आपको बता दूं कि अगर ये मांग इतने पहले उठ चुकी थी तो भी इसको 200 वर्ष क्यों लग गए? और 200 वर्ष लगने के बाद जब बिल पारित होता है, अधिनियम बनता है, तो भी क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा। और आप लोगों में से अधिकतर लोगों की जबान में कहूं तो शिक्षा का सत्यानाश। तो इस एक्ट में ऐसी क्या गलतियां थी मूलभूत जिससे इसने अच्छी खासी चल रही है, 2 शब्दों को याद रखिए, सत्यानाश और अच्छी खासी।
अच्छी खासी चल रही शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। इस पे आएंगे। अब मैं 2-3 इतिहास के उदाहरण और 2-3 व्यक्तियों के नाम और ले लूं, उसके बाद हम सीधे इसके प्रावधानों पे चलेंगे। एक नाम मैं लेना चाहता हूं यहां पर आपके महात्मा गांधी का और जाकिर हुसैन का। आपको याद दिला दूं कि 1937 के अंदर वर्धा कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन, वर्धा, जिसके अंदर प्रथमतया गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, और वो बुनियादी शिक्षा कैसी हो, मुफ्त और अनिवार्य हो। और जाकिर हुसैन उस वक्त उसके सबसे बड़े समर्थकों में से थे। स्वामी विवेकानंद इससे पहले बात कर चुके थे। कैप्टन विनगेट 1852 में जो रेवेन्यू कमिश्नर हुआ करते थे अपने रियासत इसके बॉम्बे के, शायद बॉम्बे प्रोविंस के रेवेन्यू कमिश्नर होते थे, इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था। इससे बहुत पहले 1813 में जब ग्रांट इन एड आने लगी तो 1818 के अंदर विलियम एडम नाम के मिशनरी, देखिए मांग कौन कर रहा है, विलियम एडम नाम के मिशनरी ने यह मांग उठाई थी बहुत जोर शोर से कि भारत के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए, अनिवार्य की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो मंत्रणा थी ये करीब करीब 200 साल से तो भारत के अंदर चल रही थी, और ये प्रयास करीब करीब तब से जब से मानवीय सभ्यताओं का जन्म हुआ तब से चल रही थी। जगदीप जी, आपके सवाल तो अच्छे हैं लेकिन तारतम्यता टूटती है, लोग बोर हो जाएंगे। मैं आपके सवालों को बाद में लूंगा, आप लिखते रहें, इन सभी सवालों पे समय रहते चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और ये सब कुछ हो जाने के बाद 1937 के अंदर जो वर्धा वाला सम्मेलन हुआ, इस वर्धा सम्मेलन के अंदर पहली बार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, 7 साल के लिए भारत में पहली बार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की को कानूनतः मान्यता दी गई। ये कब हो रहा है? 1937 में। ध्यान दीजिए, 1937 में जब वो चीज होती है उसके तुरंत बाद पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की टेंशन जनरेट होनी शुरू हो जाती है, और 1939 से और करीब करीब 1944 तक लगा लीजिए आप, 4 या 5 साल जो भी अवधि थी इसकी, विश्व युद्ध के अंदर पूरा का पूरा विश्व कूद जाता है, और भारत का भी यही हाल था। तो जो वर्धा सम्मेलन के अंदर 7 साल की मुफ्त शिक्षा की बात छेड़ी गई और उसको कानूनतः एक अमली जामा पहनाया गया कि अब से 7 साल बाद देंगे, वो 37 से 44 7 साल की अवधि खत्म होने तक, क्योंकि युद्ध चल रहा था, उस वक्त तक वो लागू ही नहीं हो पाई। दोबारा से कमेटी बैठती है 1944 के अंदर, जब युद्ध के उपरांत, जिसको हम कहते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, शिक्षा के विकास की योजना युद्ध के बाद की, आपको याद होगा इसको सार्जेंट प्लान भी बोलते हैं। सर सार्जेंट जो है इसके चेयरपर्सन थे, इसलिए सार्जेंट प्लान कहते हैं। वो और उसमें उन्होंने इसको मान्यता दी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अब धीरे धीरे भारत अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। 1944 का समय है, और आपको ठीक से याद होगा तो करीब यही वक्त था जब भारत का संविधान शैशव काल में बनना शुरू हो रहा था। नियम इधर उधर से आके कॉन्ग्रीगेट होने लगे थे। हालांकि 1950 के अंदर जाके संविधान जो है वो लागू किया जाता है, लेकिन संविधान बना 1950 में नहीं था। बाकायदा कमेटी 1948 और 49 के बीच में बनी थी, मुझे तिथियां याद नहीं है, लेकिन इस वक्त 44 के बाद ये शुरू हो गया था। इस वक्त 1948 की तिथि महत्वपूर्ण है, 1948 का वर्ष महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अंदर चैप्टर 4 के अंदर पाठ 4, भारत के संविधान का पाठ 4 कौन सा है भला? क्या दिया है उसके अंदर
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पाठ 1945 में लिखा जा चुका था। इस पाठ के अंदर आर्टिकल 45, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बात करेंगे। आर्टिकल 45 के अंदर क्या लिखा था? ये लिखा गया था उस टाइम पर, स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड, स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years, which becomes the very basis of this act। 45 के अंदर, आर्टिकल 45 के अंदर और सन 1948 के अंदर पाठ 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैं आगे इसके ऊपर कुछ केसेस की बात करूंगा, उस वक्त मैं संविधान के कुछ 5-7 ऐसे आर्टिकल्स की भी बात करूंगा जिन्होंने इस काम को बल दिया। अब हम भारत आजाद हो गया और आजाद भारत के अंदर हम एंटर कर जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पड़ा है 1905, जो आपका आर्टिकल 45 है, और इसकी भाषा पे जरूर ध्यान दीजिए। स्टेट शैल एंडीवर, राज्य, ये यहां नेशन स्टेट की बात है, राज्य जो है वो प्रयास करेगा। इसके आगे की लाइन को पूरा देखेंगे तो अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनजर राज्य प्रयास करेगा, और साहब राज्य प्रयास करते नहीं है। राज्य प्रयास करते तो 1948 में लिखे जाने, 1950 में लागू हो जाने के बाद संविधान के इस महत्वपूर्ण हिस्से को इतने वर्ष ना लगते, 2010 के अंदर लागू हुआ। तो ये एक बड़ी बात है। इस पे बदलाव नहीं हुआ। इन बदलावों पे हमने एक चर्चा तो ये की कि 1976 में 42वां संशोधन हुआ। एक संशोधन, बड़ा संशोधन होता है जिसके बाद ये लागू होता है। वो संशोधन क्या था? अच्छा, मुझे अभी आइडिया है, क्या आप इसको शेयर भी कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, ये 2-3 तरीके से महत्वपूर्ण है ये चर्चा। कुछ लोगों को खूब बोरिंग लग रही होगी, लगे आराम से जाए, चाय पानी का टाइम हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण इसलिए है सर जनाब, आप इसको शेयर करेंगे तो ये देश के कोने कोने में बात पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि चीज बैक ऑफ द माइंड तो पड़ी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हाँ है, उसमें कुछ कुछ प्रावधान है, लेकिन जब डिटेल में उसके रैशनल्स पे, उसके एक एक सेक्शन पे, उसके इतिहास पे, उसके जन्म के ऊपर जब बात पूरे तरीके से रखी जाती है तो इंटरेस्ट बनता है और लोग संजीदगी से उसके बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए शेयर करना जरूरी है। आप शेयर टू ग्रुप में जाएं, आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं उनको भेजें, आप साथ साथ ये कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान यहीं रहे, आवाज के ऊपर ध्यान रहे, कहा क्या जा रहा है। तो हम अब आजाद भारत में प्रवेश कर गए। आजाद भारत के अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ साल तो भारत को अपने को बिल्ड करने में लगे, लेकिन तुरंत बाद एक आयोग आया था। 3 मुख्य आयोग आए थे, उनमें से एक आयोग की चर्चा कर रहा हूं जो स्कूली शिक्षा की बात करते थे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, कोठारी कमीशन की, कोठारी आयोग की। दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, उस समय जो है एक रिपोर्ट की उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज तक शिक्षा पर जितने भी आयोग गठित हुए और बने, उन आयोगों में सबसे विस्तृत शोध के उपरांत यदि कोई रिपोर्ट आई तो वो कोठारी आयोग अकेला था। 1700 आदमी सीधे तौर पे इस आयोग के अंदर शोध कार्य में लगे हुए थे। बड़ा आयोग था, 1700 आदमी एक साथ देश में और देश के बाहर जो है शिक्षा कैसी हो, शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं, इस पे काम कर रहे थे। और करीब 18 महीने तक ये शोध कार्य चला।
बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से, बहुत सारे शिक्षाविदों से, इवन के स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाके सेमिनार्स किए गए, उनके विचार इकट्ठे किए गए, पब्लिक के विचार इकट्ठे किए गए, किसानों के विचार इकट्ठे किए गए और एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट रखी गई जो भारत की इस शिक्षा का आधार बनती है। और उसके रिपोर्ट के आधार पर, यह बात कब की कर रहा हूं मैं, कब आया था कोठारी कमीशन? 1964 में कमीशन का गठन हुआ था और 1966 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1966 के अंदर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आने के उपरांत स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? बहुत सारे लोगों को 1986 की नीति के बारे में ही पता है, लेकिन वो पहली शिक्षा नीति नहीं थी जनाब। पहली शिक्षा नीति सन 1968 के अंदर बनाई गई। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा ज्ञान देखें, मेरी याददाश्त देखें, इसलिए बता रहा हूं कि दौलत कोठारी ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसके अंदर इस चीज के लिए बहुत सख्त मांग की थी कि भारत के अंदर जो मौलिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, वो पूर्णतः मुफ्त और पूर्णतः अनिवार्य होनी चाहिए। इसलिए ये कह रहा हूं। संविधान में 1948 में लिख दिया, 1950 में संविधान लागू हो गया, उसी के साथ आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 1964 के अंदर स्कूली शिक्षा के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट, एक बड़ा आयोग गठित किया गया और 1966 में रिपोर्ट आते ही नीति आ गई 1968 के अंदर पहली। और 1968 की नीति को जब आप पढ़ेंगे, छोटी सी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, उसके अंदर इसकी भरपूर जो है कोशिश की गई कि शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो। लेकिन ये अभी भी आर्टिकल 45 के अंदर पड़ा रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। और वहां ये कहा गया कि आगामी 10 वर्षों के अंदर ये प्रयास करे राज्य, राष्ट्रीय राज्य की बात कर रहा हूं, देश ये प्रयास करेगा कि शिक्षा, मौलिक शिक्षा जो है पूर्णतः मुफ्त और अनिवार्य हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ संशोधन होते हैं। आपको याद होगा ये शासनकाल कौन सा था 1968 के अंदर जब ये आती है, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी का शासनकाल था, जो रेडिकल चेंज की बात करती थी, आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा के अंदर हो, जो स्त्री शिक्षा की बात को उठा के लाती थी। 1968 की पॉलिसी की बात कर रहा हूं, जो पहली बार समावेशी शिक्षा की, समेकित शिक्षा की बात करती थी। किंतु 1968 के बाद जब इन्हीं के वंशज स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ध्यान दीजिए, राजीव गांधी विदेश में पढ़े हुए थे, उनको तकनीकी शिक्षा के ऊपर खास रुचि थी। तो इस पॉलिसी को 1986 के अंदर राजीव गांधी रिविजिट करते हैं और रिवाइज करते हैं, संशोधित करके, और पहली बार भारत को एक बहुत खास, बहुत शानदार और बहुत विस्तृत शोध के बाद बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 प्राप्त होती है, जिसके अंदर बहुत शुरुआत के अंदर बहुत दमदार तरीके से इस बात की जाती है कि शिक्षा जो है, मौलिक शिक्षा जो है, वो पूर्णतः मुफ्त और अनिवार्य होनी ही चाहिए। इसी नीति को सरकारें बदलती गई, रिवाइज करती गई। 1992 में आके एक बड़ा शिफ्ट होता है। आपको याद दिला दूं, भारत के अंदर बड़ा शिफ्ट हुआ है, शिक्षा के अंदर बड़ा शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये एक वैश्विक पॉलिटिकल चेंज की वजह से हो रहा था। अब एक फैक्ट इतिहास में फिर कूद रहा हूं मैं, याद करिए 1991 में 13 दिसंबर के आसपास यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, सोवियत रूस का विघटन हो जाता है, करीब करीब 13 से 15 टुकड़े उसके हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है जनाब कि भारत जो है, क्योंकि अंदर खाते, हालांकि भारत की नॉन अलाइनमेंट की नीति थी, गुटनिरपेक्ष था, लेकिन कोल्ड वार के चलते वो अंदर खाते रशिया को बड़ा भाई मानता था, वहीं से हथियार लेता था, उन्हीं के लॉन्चिंग पैड से रॉकेट भेजता था, और सॉफ्ट लोन के रूप में एजुकेशन के लिए और चीजों के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए आधारित किस पे वो था, डिपेंडेंट किस पे था? रशिया के अंदर था। और रशिया का
जो विरोधी गुट था जिसकी सरदारी अमेरिका कर रहा था, तो फिर वो अमेरिका के खिलाफ था। इसलिए अब हम ये बात करते हैं कि इससे फर्क हमारी शिक्षा नीति पे क्या फर्क पड़ता है। 1991 के अंदर जैसे ही रूस का विघटन होता है, अब उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, जरा बताइए, कौन प्रधानमंत्री थे भाई? माननीय वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी 1 महीने में करीब 5-6 यात्रा करके आए जल्दी जल्दी रशिया से, ये दबाव हटाने के लिए कि हमारा जो है लोन जो है उस पर इतना दबाव मत डालो। रशिया की अर्थव्यवस्था रशिया का विघटन होते ही चरमरा गई। 12-13 मिलियन करोड़ का कर्ज था भारत के ऊपर। रशिया ने कर्ज वापस मांगा क्योंकि जो राज्य टूट गए उनको पैसा मिलना था, नए शासन प्रशासन, नई अर्थव्यवस्था खड़ी करनी थी। भारत की कमर टूट गई, पैसा वापस देना है। अब एक लेनदार का पैसा वापस देने के लिए दूसरे बड़े साहूकार के चरणों में जाना पड़ा, और वो साहूकार अकड़ कर बैठा था। वो साहूकार कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने जब गए कि शिक्षा के लिए पैसा दो, तो अमेरिका ने कंडीशंस लगाई, दुत्कारा कि क्या शिक्षा है, तुम शिक्षा दे ही क्या रहे हो, तुम्हें शिक्षा के बारे में पता है क्या है? मैं जैसा कहूं वैसी शिक्षा लागू करोगे क्या? आदमी जब दबाव में होता है पैसे के में, तो सारे नियम मान लेता है। उस वक्त हाथ जोड़ के कहा, जनाब जैसी शिक्षा आप कहेंगे वैसी शिक्षा दिया करेंगे अब से। अब आपको ये ध्यान होगा कि ये वही काल था 91 के जस्ट बाद 93-94 के अंदर एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जाता है DPEP करके। DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब इन प्रोग्राम को DPEP बाद में DEEP बना थोड़े दिन के लिए, और फिर इसका नाम SSA रखा गया, और फिर SSA के बाद RMSA आया, और अब ये पूरा मिला के समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। लेकिन RT एक्ट के अंदर जो प्रावधान है आप देखें, उसके अंदर जाके शुरू में DPEP की ड्राफ्ट जो है उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे प्रावधान वहां पे पहले से मौजूद थे। तो ये प्रावधान उस वक्त तो मजबूरी में लागू करने पड़े, और लागू हुए भी नहीं, क्योंकि उनकी जो अमेरिका ने पैसा दिया। और DPEP प्रोग्राम, आपको ध्यान है DPEP प्रोग्राम में कुछ लोगों ने काम किया था। इस प्रोग्राम ने 5-6 साल के अंदर मोटे मोटे दम तोड़ना शुरू कर दिया था। कारण था कि उनकी जो रंगदारी थी अमेरिका की, वो हमें मंजूर नहीं थी। अब एक बड़ा बदलाव आता है। 2002 के अंदर वाजपेयी की सरकार आती है, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक दार्शनिक किस्म के आदमी थे, मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूं, और उनके काल में देश को कुछ नई चीजें प्राप्त हुई। मैं नहीं कह रहा हूं देश पूरी तरक्की उन्हीं के काल में कर गया था। उन्होंने अमेरिका की इस रंगदारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए, फाइनेंशियल सैंक्शन लगे हमारे ऊपर। परमाणु का आपको ध्यान होगा, उसी टाइम पोखरण के अंदर परमाणु का वो किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, और पैसा वापस लेने का दबाव बनाया। तो उस मुश्किल घड़ी के बीच में उस लोह पुरुष ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए यह कहा कि हम अपने देश की शिक्षा और अपने देश की सुरक्षा के लिए आपके पास हाथ फैलाने कभी नहीं आएंगे। हम भूखे रह लेंगे 2 वक्त, लेकिन अपने दम पे चलाएंगे। हमारी शिक्षा और हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में रहेगी, हम इसके लिए पैसा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में यूनिसेफ वगैरह के थ्रू बाद में पैसा फिर से आया है, मैं नहीं कहता कि बाद में नहीं आया, लेकिन वो एक करारा जवाब था। और उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम भी बंद कर रहे हैं, DPEP को खत्म किया। और फिर से विस्तृत शोध के बाद 2002 में ही सर्व शिक्षा अभियान को लागू। इसके अंदर स्कूल कमेटियां बनी, इसके अंदर बहुत सारे वो प्रावधान थे। इसी में कहा प्रताड़ना नहीं, प्रेम से पढ़ाइए। तो ये इस तरह का जो प्रोग्राम था सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे अब 2002 और 93 के बीच की हिस्ट्री मैंने बताई है आपको। इसमें 2 खास कोर्ट केस हो रहे हैं, उन पे और थोड़ी समझ बना लीजिए।
जो नोट कर रहे हैं उनके लिए नोट करा देता हूं, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। लिख लीजिए, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है अप्रैल 1992 में, जिसका जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो आता है। उसमें खास बदलाव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे कि मोहिनी जैन केस क्या बदलाव लेके आया भारत के अंदर। मोहिनी जैन मेरठ की एक लड़की थी, गरीब घर की। इंटरेस्टिंग केस है, इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाने वाला हूं, जिसका इंटरेस्ट है बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरठ की लड़की थी, गरीब घर की लड़की थी, और वो एमबीबीएस करना चाहती थी। उसने खूब पढ़ाई की, उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिला, सरकारी के बाद प्राइवेट में भी नंबर यहां नहीं पड़ा, तो वो जाती है कर्नाटका स्टेट के एक मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करती है। मेडिकल कॉलेज उसको एडमिशन के लिए उपयुक्त पात्र मानते हुए, सुपात्र मानते हुए एडमिशन की हां कर देता है, और वो अपने पिताजी के साथ वहां जाती है, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस थी उतना अमाउंट लेके। इससे पहले जो है एक शब्द पे चर्चा करना चाहता हूं, मुझे याद आ गया, कैपिटेशन फीस। आपने नाम खूब सुना होगा, और मैं ये दावा कर रहा हूं कि इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। कैपिटेशन फीस क्या होती है? ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, हालांकि मेडिकल के फील्ड में कैपिटेशन का जिक्र आता था तब जब बड़ी महामारियां पास्ट में, मैं उनके बहुत एक ही सेंटेंस बता रहा हूं, उस वक्त डॉक्टर्स को हायर करने के लिए उनको कैपिटेशन फीस दी जाती थी, डॉक्टर को दी जाती थी। वो ये कहते थे, भाई इसके अंदर 1000 मरीज हैं, इनमें से किसी मरीज को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होगी, किसी को नहीं पड़ेगी 1 साल तक, तो आपको 1 साल में इतना पैसा दे रहे हैं कि आप इतने साल में इतने मरीजों पे, यानी पर हेड पेमेंट की जाती है। इसको कैपिटल, इसी को शिक्षा में लाया गया, जो बहुत ही बड़े करप्शन का कारण, प्राइवेट कॉलेजेस के करप्शन का कारण होती है। 1984 के अंदर कर्नाटका की सरकार एक अधिनियम बनाती है कैपिटेशन फीस को हटा देने का। इस अधिनियम से बहुत सारे कॉलेजेस प्रभावित थे, जो हल्का था इसलिए चल रहे थे धड़ल्ले से, कैपिटेशन फीस ली जा रही थी डोनेशन के नाम पे। जब ये लड़की वहां पे जाती है दाखिले के लिए अपने पिता के साथ, तो इनको कहा जाता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फीस का प्रचार कर रखा था वो तो है ही, इसके अलावा 60,000 रुपए सालाना आपको कैपिटेशन फी भी देनी पड़ेगी, जिसकी पहली किस्त दाखिले पे ही देनी होगी। पिता गरीब थे, 60,000 रुपए तो लेके भी नहीं गए थे, पता नहीं था। तो 60,000 रुपए की फीस जब मांगी गई, तो वहां पे ये मुद्दा छिड़ता है कि क्यों, जब प्रिस्क्राइब्ड फीस ये है तो 60,000 रुपए क्यों? और वो लड़की केस कर देती है 1991 के अंदर आके, और वो केस स्टेट से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 1992 में इसका फैसला होता है। इस केस के अंदर जो आपस में वकीलों का और जज का जो कहा सुनी चलती, जिसको बहस कहते हैं, वो बहुत शानदार है। मैं इसका थोड़ा सा, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना वर्जन बोल रहा हूं, लेकिन बात वही है। मोहिनी जैन के वकील ने पक्ष रखते हुए ये कहा कि माननीय महोदय जज साहब को, कि ये शिक्षा फ्री ही होनी चाहिए, वैसे तो ट्यूशन फी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हमें एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। तो इस बात पे बहुत जोर से हंसते हैं ओपोनेंट, विरोधी पक्ष के वकीलों का जो समूह था बहुत जोर से ठहाका मार के हंसता है। वो कहता है, माय लर्नेड फ्रेंड, गो एंड रीड द चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वंस अगेन, because there is no such fundamental right which empowers the students of India to avail free and compulsory education. क्यों कहते हैं? क्योंकि सच यही था कि वहां कहीं नहीं लिखा है,
आज तो लिखा है, 1992 में जब बहस चल रही थी तब नहीं लिखा था। तो फिर मोहिनी जैन के वकील कहते हैं साहब आर्टिकल 21 में लिखा है। वो कहते हैं आर्टिकल 21 में, फिर से जोर से ठहाका होता है। वो कहता है कि आर्टिकल 21 में पढ़ लीजिए भाई, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये अधिकार है, आज भी लिखा हुआ है। तो बहुत संजीदगी से वकीलों से बात करने के बजाय काबिल वकील जो इस लड़की के मोहिनी जैन के थे, वो माननीय जज साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल करते हैं कि माननीय जज साहब, आपके पास खाने को पैसा ना हो, नौकरी ना हो, आप सड़क के किनारे पड़े रहते हो, तो क्या आपको ऐसी जिंदगी रास आएगी? और जज साहब कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो मौत 100 गुना बेहतर है। वो कहते हैं क्यों जनाब, क्यों मौत? वो कहते हैं ये जिंदगी है जिसमें इंसान तुल्य डिग्निटी ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, पेट भरने को कुछ ना हो, रहने को आवास ना हो, ये कोई जिंदगी है? तो वो कहते हैं साहब आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार है जी, मौलिक अधिकार है, जिए आप। वो कहता है जीऊंगा कैसे? तो फिर कैसे जिएंगे आप? एक आदमी जिसको गरीबी की वजह से शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसके पास कैपिटेशन फीस का पैसा नहीं है, वो पढ़ तो नहीं सकता, या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। नहीं पढ़ेगा तो बेचारा नौकरी नहीं पाएगा, नौकरी नहीं पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा, तो भूखों मरेगा, मकान कहां से बनाएगा, शादी कहां से करेगा, रहेगा कहां पे, सड़क पे रहेगा, ह्यूमन डिग्निटी मिलेगी क्या उसको? और ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल था। तो कहता मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीने के अधिकार के अंदर समाहित है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि अब जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, आज का जो सिनेरियो है, ये ज्ञान के विस्फोट का जो समय चल रहा है, इस वक्त जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी वो मानवीय डिग्निटी के साथ तो नहीं जी सकता है। तो या तो आर्टिकल 21 को ही हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, आप ही कह रहे हैं। इस एक बात ने केस को पलट के रख दिया और माननीय जज की कलम उठ गई और उन्होंने कहा कि हां अधिकार है। इस 1992 के डिसीजन जो मोहिनी जैन केस था, इस डिसीजन ने भूचाल ला दिया। इसके तुरंत बाद उसी वर्ष के अंदर, वर्ष 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन किया जाता, और यह संविधान संशोधन छोटा मोटा संशोधन नहीं था जनाब। इससे पहले संविधान बनने के बाद और इस तक 2002 तक खूब सारे अमेंडमेंट, 85 बार संविधान को बदला गया। कभी प्रॉपर्टी के राइट दिए गए, कभी महिला सशक्तिकरण की बात की गई, कभी किसानों के राइट दिए गए, कभी आत्महत्या करनी नहीं करनी, इन बहुत सारे 86 संशोधन, 86वां है ये। कभी भी मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया गया था। इसलिए कह रहा हूं बहुत खास बात है ये। पहली बार भारत के संविधान के संशोधनों के इतिहास में एक संविधान जोड़ा, एक प्रावधान जोड़ा गया। कहां? चैप्टर 3 के अंदर, पार्ट 3 मौलिक अधिकारों के अंदर, और एक नया मौलिक अधिकार वहां पे जोड़ा गया। ये छोटी चीज नहीं है, ये आरटीई ने नाश कर दिया। आरटीई छोटी चीज नहीं है, राइट टू लाइफ है ये, राइट टू लाइफ है ये, जीने का अधिकार है ये। इसलिए राइट टू लाइफ को ही अमेंड किया गया 86वें संशोधन में। 21 के अंदर 21A जोड़ा गया, जहां पे लिखा गया कि भारत के हर बालक को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र में है, उसको शिक्षा का, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देते हैं। और इस तरह से राह क्लियर हो गई इस एक्ट के आने की। ये 2 फैसले बहुत बड़े थे, और ये किसके आधार पे आ रहे थे? मोहिनी जैन के केस के आधार पे।
तो मोहिनी जैन 1992 केस को विस्तार से आप उसकी बहस को पढ़ सकते हैं, नेट के ऊपर मिल जाएगा। केवल एक केस की ओर बात करूंगा, फिर हम सीधे दूसरे सेक्शन में एंटर करेंगे, प्रावधानों में। और प्रावधानों के नीचे, उसके नीचे जो दर्शन छुपा है, जो कारण है, हम बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ दिया जी, अरे पढ़ना नहीं, समझना। उसके नीचे जो फिलॉसफिकल, जो ग्राउंडिंग प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसके नीचे, उसको समझाएंगे आज, उसको समझेंगे मिलजुल के। समझाने की तो कैपेसिटी नहीं है। अब एक केस और लिखवा देता हूं जो लिख रहे हैं, उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इस केस को और नोट कर लीजिए, उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। यह केस किया गया था शिक्षण संस्थानों की तरफ से। किसके खिलाफ? जो 1992 में मोहिनी जैन के अंदर जो माइलस्टोन सेट किया गया था माननीय जज के द्वारा, उसको निरस्त करने के लिए केस किया गया था। और ये औंधे मुंह गिरा भी। इसकी भी प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको खूब आनंद आएगा। मैंने यहां पे इसके ऊपर लंबी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं आया। इतना तो आया कि गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के पैसे से जिन स्कूलों को रन करेगी, उन स्कूलों के ऊपर बाध्यता होगी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की। प्राइवेट निजी संस्थानों के ऊपर अभी बाध्यता नहीं कर रहे हैं। इसके भी कारण थे। इसमें भी संविधान का एक मौलिक अधिकार आड़े आ रहा था। उस मौलिक अधिकार को समझ लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 19 क्या करता है? आर्टिकल 19 ये करता है जनाब, बहुत सारी लिबर्टीज प्रदान करता है, जैसे बोलने और अभिव्यक्त करने की लिबर्टी, राइट, कुछ भी बोलने और एक्सप्रेस करने का राइट, भारत के अंदर कोई भी एसोसिएशन यूनियन बनाने का राइट, भारत भर में भ्रमण करने का राइट, भारत के किसी भी राज्य में जाकर बस जाने का, रहने का राइट, कोई भी नौकरी ऑक्यूपेशन करने का राइट। यहां पर एक लगाइए, ये क्या कहा? कोई भी ऑक्यूपेशन, नौकरी करने का राइट। तो ऑक्यूपेशन, निजी शिक्षण संस्थान भी तो हमारा व्यवसाय है साहब, हमें भी मौलिक अधिकार मिला है। लेकिन जब एक मौलिक अधिकार आप दे रहे हैं, वो मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार को, इट इज इन कंट्रावेंशन टू द राइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन हाउ कैन इट बी वैलिड? इट इज वॉइड एब इनिशियो। ये जन्म लेने से ही खराब है, ये गलत है। इसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 का हवाला लिया, इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स छूट गए। क्योंकि जब प्राइवेट ऑक्यूपेशन का अधिकार एक मौलिक अधिकार दे रहा है, तो उस मौलिक अधिकार को छीनने के लिए दूसरा कोई अधिकार प्रभावी होगा तो वो उसको निरस्त कर रहा है। हालांकि जजमेंट के अंदर यह भी लिखा गया, जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो तो ये था कि इनको बिल्कुल नहीं, मेजॉरिटी ओपिनियन ये रहा कि भाई साहब आप मांग रहे हैं, हम दे देंगे कुछ छूट, लेकिन ये समझ लीजिए कि निजी शिक्षण संस्थान व्यापार की कैटेगरी में नहीं आते हैं, सेवा की कैटेगरी में आते हैं। सर्विस, आपको पता है, सर्विस और ऑक्यूपेशन नहीं कह रहा यहां पे मैं, व्यापार कह रहा हूं, बिजनेस। सर्विस और बिजनेस में फर्क है, और शिक्षा प्रदान करना सेवाओं में आता है, न कि व्यापार के अंदर आता है। इसलिए यह नियम अब भी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दिखाए जाते हैं, चलाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। और ये जो खेल जो है अभी चल ही रहा है, और ये चलेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये थोड़ा डाइल्यूट कर गया उस प्रभाव को। फिर भी 86वां संशोधन तो होना था, 2002 के अंदर हो गया। तो ये एक बैकग्राउंड में आपको बता रहा था। अब हम सीधे राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर आते हैं। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट को समझना सीखना चाहते हैं वो अब थोड़ा ध्यान दें।
अब कुछ लोगों ने जो बीच बीच में सवाल लिखे हैं उनके सवालों को भी लेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करता है और अप्रैल 2010 के अंदर ये नोटिफाई होता है। 2003 के अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। 2005 के अंदर इस ड्राफ्ट को संशोधित किया जाता है, बिल के रूप में पेश किया जाता है और ये पूरी जर्नी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये जन्म लेता है 2010 में, जनता के लिए इसके कपाट खुलते हैं 2010 के अप्रैल में। और जरा ध्यान दीजिए कि अप्रैल 1910 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इसकी मांग उठी थी। तो ये 100 साल की जो यात्रा मैंने आपको कराई है वो इसलिए कराई है कि आप इसको समझें कि ये हड़बड़ाहट में बिना समझे, बिना प्रयोग किए फैसला लिया नहीं गया है। और एक बात इसको बहुत खास बना देती है। दूसरी बात मैंने ये कहा, ये कोई ऐसा वैसा एक्ट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। केवल एकमात्र फंडामेंटल राइट जो 50-60 साल संविधान बने को हो गए थे और करीब करीब 700 साल से ह्यूमन राइट्स की बात कच्ची पक्की चल रही थी, उनके चलते अब आज जाकर एक फंडामेंटल राइट शिक्षा के लिए जुड़ता है। ये इतना अहम चीज है। इट कैन नॉट बी टेकन बैक, इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड विदाउट द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। इससे इस एक्ट का जन्म होता है। अप्रैल 2010 के अंदर ये एक्ट आता है। इससे पहले सभी राज्य सरकारों, सभी शिक्षाविदों के साथ चर्चा की जाती है, विस्तार से अध्ययन किया जाता है। जिन देशों में ये पहले से लागू था उन देशों के अंदर लोग भेज के, कमेटियां भेज के वहां देखा तोला समझा जाता है कि इसके प्रभाव क्या रहे। भाई साहब, पर्सिया जैसे देश मिड ऑफ 18th सेंचुरी से 1748-68 के बीच की बात कर रहा हूं, तब से ये राइट दिए हुए थे अपने अपने बच्चों को। और भारत पहला देश नहीं है, भारत 135वां देश है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट को अपने यहां लागू करने में। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जनाब, क्या 134 देश जो करीब करीब एक सदी से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, नॉर्वे जैसे देश हमेशा से दे रहे हैं, पूरी शिक्षा में दे रहे हैं। जापान के अंदर 1910 में जब गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं तो वो आइडिया कहां से लेके आते हैं? एक तो रियासत बड़ौदा से मैंने बताया, सर शाहजी गायकवाड़ से। दूसरा विदेश का आइडिया कहां से लेके जाते हैं? जापान से। जापान के अंदर उस वक्त फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन था 100 साल पहले। तो ये जांचा परखा है भाई, दुनिया का जांचा परखा है। एक भारत की कच्ची पक्की लेबोरेटरी बीकानेर वाली या निम्स की लेबोरेटरी में नहीं है, ये विश्व की लेबोरेटरी में इंसानों के ऊपर जांचा गया है। ये जो 135 देश हमसे पहले इसको लागू कर चुके हैं वो हमसे बेहतर स्थिति में थे, शिक्षा में भी और अर्थव्यवस्था के अंदर भी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उस मार्ग पे चलिए जिस मार्ग पे महान व्यक्ति चले हों। प्रोग्रेस करनी हो तो हम कहते हैं लुक टुवर्ड्स वेस्ट। संस्कारों की बात करते हैं तो वेस्ट कहता है लुक टुवर्ड्स ईस्ट। दोनों को दोनों से संस्कृतियों से कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमसे पहले सारे विकसित देश और अन्य बहुत सारे अच्छे देश, 134 देशों में ये लागू था। तो भारत ने क्या अपराध कर दिया इसको लागू करके? बल्कि भारत तो बहुत लेट आया है इसके अंदर। जब ये इतनी सारी चीजें जान लेते हैं तो ये फेल कैसे हो गया? हालांकि हम भारतीय खास मिट्टी के बने हैं, हम हर चीज को फेल कर सकते हैं सर। और हम शिक्षक की बात कर रहा हूं। अब आपको बुरा लग सकता है, जो 200-300 आदमी जुड़े हैं, हमने फेल किया है। हम शिक्षकों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे अनपढ़ अधिकारियों ने इसको फेल किया है।
हमारे राजनेताओं ने इसको फेल किया है। ये फेल होने की चीज नहीं थी और ये फेल नहीं होगा। ये हट के लौट के फिर से लाया जाएगा और ये पूर्णतः लागू होगा, इसकी गारंटी लेता हूं। अब देख लीजिए, संशोधन के बाद नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के अंदर इसको शुरू से और +2 तक कवर करेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, खैर अब इस एक्ट के अंदर घुस जाते हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, परसों परले दिन शैलेंद्र बता रहे थे, उसका पूरी आंकड़े बता रहे थे। मात्र 38 धाराएं हैं, 7 पाठों में विभक्त हैं और दोनों तरफ प्रिंट निकालेंगे तो 3.5 पेज के अंदर आ जाता है। 3.5 पेज नहीं पढ़े शिक्षकों ने, शायद उनको माता का श्राप लग जाता। चिल्लाए हो, यूनियन के खास लोग चिल्लाए, बिना पढ़े चिल्लाए। मेरे को हर आदमी, मैंने 2010 में ये लागू होते ही आरटी के ऊपर मैंने वर्कशॉप शुरू की थी मुफ्त। बहुत सारे जिलों में नहीं, बहुत सारे राज्यों में मुफ्त करके आया था। पूरा एक 500 वर्कशॉप्स का अनुभव, 500 वर्कशॉप की थी उस वक्त, ताकि लोग इस नए एक्ट को जान लें, समझ लें। नहीं समझे भाई। अब जिस वर्कशॉप के अंदर करता हूं, आज तक करीब करीब 3000 वर्कशॉप प्राइवेट, सरकारी, इधर उधर, बाहर अंदर, विदेशी स्वदेशी किए हैं। करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों से, शिक्षकों से रूबरू रहा हूं। हर जगह हर वक्त ये बात जरूर करता हूं, बेशक वहां पे बात हो रही हो बच्चों की सुरक्षा की, मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेके आता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब इस एक्ट में जल्दी से घुस लेते हैं, मुझे समय का नहीं अंदाजा हो रहा है। हमें बात करते हुए करीब 1 घंटा हो गया है। आप थक गए हो तो कुछ लोग जाते रहें, कुछ लोग शेयर करते रहें और मैं अपनी बात को निरंतर जारी रखना चाहूंगा। अब इस एक्ट के अंदर, एक्ट का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहेंगे तो मुझे तो रिटर्न आए, मैं बता दूंगा आपको। पहले चैप्टर के अंदर अगर हम घूमें, इसके सारे प्रावधानों की चर्चा करना जरूरी नहीं है। 8-10 पॉइंट है जिनकी हम बात करेंगे, मोटे मोटे 8-10 पॉइंट। जब इनके अंदर हम घूमते हैं तो सेक्शन 3 के ऊपर आप कूद जाए, क्योंकि सेक्शन 1 के ऊपर तो किसी भी एक्ट का, अधिनियम का नाम लिखा होता है। बिल्कुल जगदीश जी ने कहा, नेट पे सर्च करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और दूसरे के अंदर किसी भी एक्ट में, भारतीय कोई अधिनियम उठा के देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा में लिखा हो, दूसरे जो सेक्शन के अंदर उसमें किन किन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होगा वो लिखी होती है, ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स कह लें। तीसरे पे उसका विस्तृत टाइटल, यानी वो देना क्या चाहता है, इसके ऊपर बात होती है। तो तीसरे के अंदर इसके नाम का विस्तार देखिए, मैं पहले शुरुआत में बोल चुका हूं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें 2 खास चीजों पे बात होती है, मुफ्त और कंपल्सरी। इन दोनों शब्दों पे हम बात करते हैं कि मुफ्त का मतलब क्या है। और एक शब्द इसमें आता है इन नेबरहुड स्कूल, नजदीकी विद्यालय के अंदर। फ्री और अनिवार्य तो, लेकिन सबसे नजदीकी विद्यालय के अंदर अधिकार दिया है। विदेश में जाके आपको फ्री नहीं मिलेगा। फ्री का मतलब क्या है? 3 वर्ड्स है फ्री के अंदर। फीस, फी जिसको बोलते हैं, फी, चार्ज, एक्सपेंस। फी, चार्ज, एक्सपेंस, ये तीनों किसी भी प्रकार के नहीं होंगे तो मुफ्त शिक्षा मानी जाएगी। फीस का तो आपको पता है जी, ट्यूशन फीस का वेवर कर देंगे, हो गया जी काम। ट्यूशन फीस के वेवर से बात नहीं पड़ेगी। दूसरा शब्द रोकेगा आपको किसी तरह के चार्ज लेने से। लाइब्रेरी चार्ज, और ये आपका साइकिल स्टैंड चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, टूर एक्सकर्शन चार्ज, इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है इन चार्जों की भाई साहब। ट्यूशन फीस तो इतनी सी होती है,
तो कपिल शर्मा कहते हैं इत्तू सा। ट्यूशन फीस का हिस्सा कितना होता है? किसी भी स्कूल के आप उसको उठा के देखिए फीस स्ट्रक्चर को, ट्यूशन फीस इतनी सी मिलेगी, बाकी फंड 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 मचा रखा है। तो इन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं होगा भाई। फिर क्या दोनों चीज हटा देने से बालक शिक्षा ग्रहण करेगा? ध्यान से देखिए कि घर से उठकर स्कूल के अंदर आकर शिक्षा प्राप्त करके वापस जाने में बालक का क्या क्या खर्च होता होगा। आप कहते हैं बालक को एक वर्दी तो चाहिए, तो वर्दी पे खर्च होगा, एक्सपेंसेस बता रहा हूं। जूता चाहिए, टाई चाहिए, स्कूल की पानी की बोतल चाहिए, टिफिन चाहिए, कलम चाहिए, दवात चाहिए, तख्ती चाहिए, बस्ता चाहिए, कापी चाहिए, नहा के आना पड़ता है, साबुन चाहिए, भोजन पेट में होना चाहिए। ये सारी चीजें किसी न किसी प्रकार के एक्सपेंस की डिमांड करती है। साइकिल चाहिए, रिक्शा का किराया चाहिए, बस का किराया चाहिए। इसने तीसरे शब्द को भी डाल दिया एक्ट ने, एक्सपेंसेस भी बच्चा बियर नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं पड़ेंगे, जो देना है। अब देख लीजिए क्या सभी चीजें, कलम दवात से लेके खाने तक, पहनने तक, सब चीजें सरकार दे रही है। क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। देखिए क्वालिटी बहुत 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 बड़ी प्रतिज्ञा की मांग करती है, जो कि प्रतिज्ञा मतलब पॉलिटिकल विल की मांग करती हैं, बहुत बड़े संसाधनों की मांग करती हैं। लेकिन किसी चीज का शुरू हो जाना अच्छी बात होती है। शुरू है, लागू है, करोड़ों बच्चे जो है इससे पेट भर पा रहे हैं, एक वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, ठीक ठाक कपड़े पहन पा रहे हैं। पैसा थोड़ा होता है लेकिन स्टेशनरी की ग्रांट उनको मिल जाती है, उनको अन्य प्रकार के जो है वेजेस, भत्ते, बहुत सारी चीजें बच्चों को मिल पा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुफ्त शब्द है ये केवल मुफ्त नहीं है। इस मुफ्त शब्द को समझें कि इस मुफ्त शब्द के अंदर तीन चीज क्या डाली गई। पहली चीज फ्री, दूसरी चीज ना फी, पहली चीज फी, दूसरी चार्जेस, और तीसरा क्या, एक्सपेंसेस। ये तीनों से मुफ्त होगा तो शिक्षा को मुफ्त माना जाएगा। कंपलसरी, कंपलसरी शब्द पे अभी भी विवाद है कि जी बच्चे को या बच्चे के मां बाप को स्कूल ना आने पर जेल में डाला जा सकता है क्या? बताइए आप। बहुत सारे लोगों ने कहा है मास्टर घर घर जाके बुला के क्यों लावे जे, एक प्रावधान बना दो ना, जो बालक ने स्कूल में नहीं भेजा उसके माँ बाप ने सजा हो जे। वो ऐसा कहते वक्त थोड़ा सोचें कि स्कूल में कौन से माँ बाप बच्चे को नहीं भेज पाते या भेजते हैं। जिसके पास खूब सारा पैसा और भरा पेट और नौकरियां और व्यापार होते हैं वो मना करते हैं क्या अपने बच्चे को स्कूल में जाने से? किन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, निकाल निकाल के गलियों से लाते हैं? सर्वे किसका करते हैं आप? पूरी तरह हाशिए से भी बाहर हो जाने वाले लोग हैं ये लोग, जिनको नहीं पता कि आज शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं। यही है वो लोग जो दिहाड़ी लॉकडाउन में बंद होते ही पैदल 900 किलोमीटर की यात्रा पे निकल पड़े भाई साहब, चप्पलों के बिना निकल पड़े। अपनी बूढ़ी मां को कंधे पे अपनी पत्नी जो कि बच्चे को जनने वाली थी उसको पीठ पे लाद के रेहड़ी में डाल के धूप में बरसात में 900 किलोमीटर, उन लोगों के बच्चों की बात कर रहे हैं ये। उनको जेल में भी डाल दो उठा के, स्कूल में काहे नहीं भेजे था, जाला जेल में। संभव है क्या? गरीबी किसके कारण होती है? व्यवस्था के कारण। व्यवस्था अगर लोगों को गरीब से अमीर नहीं बनाने वाले तरीके अपना रही है तो गरीब का खुद का कसूर है क्या वो गरीब है? उसका कसूर है क्या वो भूखा है? उसके चलते वो स्कूल में नहीं भेज पा रहा है, एक और एट्रॉसिटी बढ़ा दो उसके ऊपर, उसको जेल में भी डाल दो साले को, बहुत बढ़िया।
रैशनल नहीं समझे, हम तर्क नहीं समझे, यहां से नहीं पढ़ा जिसने पढ़ा उसको। बच्चे को हम ही ढूंढ के लाएं। मुफ्तखोर जो लोग बच्चों को कहते हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए कि रोटियां खाते रहे हैं जी। अरे आ रहे हैं रोटियों के लिए, कौन नहीं आता रोटियों के लिए? आप और मैं नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए ही तो कर रहे हैं। हम भी तो स्कूल में रोटी के लिए जा रहे हैं। उनको स्ट्रेंथन नहीं किया किसी ने, इसलिए उनके मां बाप गरीब हैं। उनके मां बाप भी गरीबी थे, वो गरीबी के कुचक्कर में फंसे हुए लोग हैं। अब इस वक्त इस गर्मी के अंदर जो सड़क पे काम कर रहे हैं, जो आपके यहां चिनाई चल रही हो तो एक ईंट उठा के देखिएगा, दोपहर को 1, 2, 3 बजे तक बिलबिला उठेंगे, इतनी गर्म होती, पूरा दिन वो उन्हीं हाथों से ईंट उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। पसीना आके पसीना सूख जा रहा है, पसीना आना बंद हो जाता है क्योंकि शरीर का पानी खत्म हो जाता है। वो वहां काम कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो जनवरी के अंदर सड़कों पे एक तिरपाल के नीचे सो जाते हैं। कब मर जाते हैं, कितना कांप के मरते हैं, कोई नहीं जानता। ये वो लोग हैं, उनके बच्चे हैं। वो स्कूल में ना भेजें, वो इतना जानते होंगे क्या? स्कूल शिक्षा के क्या फायदे हैं? भाई साहब, जब वो भूखे पेट भजन न होई वाली बात है। जब यहां कुतर कुतर होना पेट के अंदर, तो शिक्षा के फायदे, उसके देश के कानून, देश से मिले हुए अधिकार समझ में नहीं आते। उस वक्त 2 हाथ का मतलब 2 हाथ किताब पढ़ने वाले हाथ नहीं, 2 हाथ बच्चों को खिलाने वाले जिस वक्त माँ बाप दिहाड़ी पे जाएं, 2 हाथ खेतों के अंदर जून के महीने में जब किसान ने फसल काट ली वहां से दाने निकालने वाले हाथ। वो बच्चे के 2 हाथ इस तरह दिखते हैं कि ये निवाला लेके आएंगे कोई ना कोई। ये वो हाथ है, ये वो दिमाग है, उनको जेल में भी डाल दें। इसलिए कानून नहीं बना, कानून थोड़ा बनाया गया। आप अगर चैप्टर 4A देखें संविधान का, चैप्टर 3 के अंदर क्या थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट थे। चैप्टर 4 के अंदर क्या थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे। और चैप्टर 4A जोड़ा गया था जिसके अंदर क्या थी? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और बहुत सारे केसेस हैं, केशवानंद भारती से लेके आज तक के बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर यह बार बार कहा गया है कि दीज आर नॉट मेयरली ड्यूटीज, ये कर्तव्य मौलिक अधिकारों जितने फॉर्म हैं, ये कहा गया है। उसमें तो लिख दिया, उसमें तो लिख रखा है। कहां लिखा? ये भी इसी संशोधन में लिखा। 91A के अंदर जाएं, 51A 51 के अंदर 10 मौलिक ड्यूटी हैं। 10 मौलिक ड्यूटी हैं 51 के अंदर, पहले से है, संविधान के समय से, जब बना था तब से थी। एक 11वीं ड्यूटी जुड़ी। जिस प्रकार एक आर्टिकल 21A जुड़ा, इसी तरह यहां आर्टिकल 51A के जुड़ा। के 11वीं ड्यूटी क्या? माता पिता और अभिभावक या बालकों के केयर टेकर, कोई भी हो जिसकी कस्टडी में छोटे बालक हैं 14 साल से नीचे के, उनका यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बालक को शिक्षा प्राप्त कराने का प्रबंध करने में कोताही न करें। कभी न कभी रूल बन जाएगा। जिस दिन हम अपने देश की जनता को भुखमरी से निकाल लेंगे, नंगई से निकाल लेंगे, बीमारियों से उबार लेंगे, घर दे देंगे सबको, उस वक्त हम जेल का भी प्रावधान कर देंगे। इसको उठा के हम उस वक्त 21A का 21B में जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा। कभी अभी नहीं जुड़ सकता है। तो इसको कहां रखा है? 51A के अंदर 11वीं ड्यूटी के तौर पर माता पिता और अभिभावकों को यह बताया कि कर्तव्य है तुम्हारा। लेकिन कर्तव्य है, कर्तव्य बाध्यता नहीं होते। कई बार कर्तव्य जो है, कर्तव्य तो मेरा किसी की मदद करने का भी है, भूखे को रोटी देने का मेरा कर्तव्य है, देश के सौंदर्य में योगदान देने का मेरा कर्तव्य है, देश के चिन्हों का सम्मान करने का मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं बूढ़ा हूं, बावड़ा हूं, मैं इंटॉक्सिकेटेड हूं, मैं गरीब हूं, तो मैं कर्तव्य निर्वहन कैसे करूं? अपना पेट नहीं भर सकता, दूसरा पेट कैसे भरूं? मैं कैसे कह दूं कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है जब मेरे पास रहने को खोली नहीं है? तो ये सौंदर्य बोध और ये कर्तव्य जो है ना, ये भरे पेट के लिए कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। तो हमने 2 शब्द देखे, कंपल्सरी। कंपल्सरी का हमने क्या मतलब कहा कि कंपल्सरी है
दायित्व के तौर पर माता पिता पे, लेकिन स्टेट के ऊपर कंपल्सन पक्की है। स्टेट कोई भी ड्रॉप आउट ना छोड़े, अपनी सारी शक्ति अपने सारे अमले को लगाए, गलियों में घुमाए, सर्वेक्षण कराए। इसलिए करने पड़ते हैं, इसलिए जरूरी है कि उस विषय साइकिल को, गरीबी के साइकिल को जबरदस्ती लाके तोड़े कोई शिक्षक। जो शिक्षक गर्मी में, मैं मानता हूं बहुत मेहनत करते हैं शिक्षक, जब उसको चलना पड़ता है, गली गली घूमना पड़ता है, सर्वेक्षण आउट ऑफ स्कूल का करना पड़ता है, उस वक्त इस ध्येय को ध्यान में रखें कि मैं असल में क्या कर रहा हूं। असल में किसी बच्चे को लाके स्कूल में बिठाने की बात नहीं कर रहा हूं। असल में उस परिवार को, उस गरीबी, मुफलिसी, भुखमरी के कुचक्कर से तोड़ रहा हूं, उस चक्कर को तोड़ रहा हूं। उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मैं शिक्षक मार्ग दिखा रहा हूं, जबरदस्ती उठा के। जैसे डॉक्टर बच्चे को सुई लगाता है, बच्चा तड़पता है, रोता है, लेकिन सुई उसकी जान बचाएगी, इसलिए डॉक्टर को जबरदस्ती पकड़ के सुई ठोकनी पड़ती है। इस तरह से, जिस तरह से मां अपने छोटे से बच्चे के पेट की ऐंठन मिटाने के लिए हर्ड की घूटी मुंह दबा के देती है, तब आज भी ड्रॉप आउट मिल रहे हैं। शैलेंद्र की ये बात, ये आज जो चर्चा हो रही है, उठी कहां से थी? शैलेंद्र का मन व्यथित हो गया किसी एक बालक को बाहर देख के। ये दिख क्यों रहे हैं? अब ना कहना कि मां बाप नहीं भेज रहे हैं। ड्यूटी हमारी है अपने अपने क्षेत्र में खोज के लाने की और उनके मां बाप को समझाने की। कोई न कोई हम में से इसमें पूरा नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा, तो एक बालक चाय की दुकान पे चला गया। किसी ने झूठी रिपोर्ट बना के घर बैठे ही दे दी, तो एक बालक और चला गया मजदूरी करने। जब भी हम कोताही करेंगे, एक बालक और उससे आगे वाली पुश्तें बर्बाद कर देंगे। हमारी एक कोताही, इसको इतनी अगर संजीदगी से सोचेंगे तो ये कर्तव्य निभाते वक्त गर्मी, भूख, प्यास, गलियों में घूमना बुरा नहीं लगेगा। तब आप दिल से ताकत लगाएंगे उन बच्चों को, उनके मां बाप को तैयार करने के लिए कि हम जो है दाखिला क्यों कराएं। थोड़ा आगे चलते हैं। सेक्शन 3 की हमने बात की। एक बड़ी चीज इसके अंदर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, यानी आयु अनुसार कक्षा में दाखिला, आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में दाखिला। इसके ऊपर खूब बवाल मचा। इसको एक बार थोड़ा इसका ऑपरेशन करके देखते हैं माजरा क्या है। सेक्शन 4 के अंदर इस बात कहा गया है। सेक्शन 1 गलत हो जाए तो मेरे को जेल में मत डलवाना। जोश में कुछ अलग बोला जाता है, कई बार भूल भी जाते हैं, मेमोरी आंकड़ों की इतनी नहीं होती है, लेकिन इस पे पक्के तौर पे बता रहा हूं। सेक्शन 4 के अंदर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। टीचर्स ने क्या कहा? एक भी क्लास नहीं पढ़ रहा जी, 11 साल का हो गया जी, छठी में दाखिला मांगे है, क्यों करेगा जी? जब तो नाश होगा शिक्षा का। यस, दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, इसी से नाश होगा। अब इसको समझ लेते हैं कि जितने उम्र का है उस कक्षा के अंदर डालना जरूरी क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और बाल मनोविज्ञान और कॉग्निशन क्या काम करता है। ये 3-4 चीजें देखते हैं। एक बच्चा पहली कक्षा में आता है 5+ की उम्र में, दूसरा बच्चा नहीं आता है। जो आता है वो उस वक्त बहुत गिने, शिक्षा के तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, गणन के कोई एक्सपीरियंस नहीं होते, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के, यानी जो हमारे फॉर्मल ऑपरेशंस हैं एजुकेशन के, उनके अनुभव नहीं होते, समझ भी नहीं होती है। कॉग्निशन लेवल एक 6 साल के बच्चे का जितना होता है, 11 साल के बच्चे का कॉग्निशन लेवल, अगर वो सामान्य दिमाग का आदमी है तो बहुत मच हायर होता है। अब देखिए, एक बच्चे को यदि आप 11 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला दें, क्योंकि वो तो नॉन स्टार्टर है जी, कभी नहीं पढ़ा, तो क्या होगा? वो बन जाएगा बालका का ताऊ। 1 होगा या 2 होंगे, बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो एक इतना ऊंचा दिखाई देगा उनमें से। उसको सारे सच में, मैंने तो देखे कक्षा, ओ ताऊ उतना बुढ़ा, ओ बुढ़ंगड़, ओ बुढ़े, ये सारी तमाम, और मास्टर भी इसी तरह से करते हैं। अब बड़ंगड़ लोग हो रहा है,
तेरे भी याद नहीं हुआ। ये सारी प्रकार की जो बुलिंग और प्रताड़ना है, ये उस बच्चे को तुरंत वापस ड्रॉप आउट बना देती है। दूसरी चीज, वो उन बच्चों में घुल मिल ही नहीं सकता। उसकी उम्र के जो बच्चे खेल खेलते हैं, वो खेल 6th क्लास के बच्चे नहीं खेलते। यानी ही इज नॉट कंपैटिबल विद दैट कोहोर्ट। उस समूह के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। वो तो उस टाइम चिया चिया तोता तोता करेंगे, उसको तो बहुत उससे ज्यादा पता है। समझ रहे हैं? उसको 1 साल नहीं लगेगा उन बच्चों के साथ बैठ के पहली क्लास के ABCD रटने में। वो 1 महीने में कर देगा ये काम। आज आप किसी भी ऐसे आदमी को जो सामान्य बुद्धि का है, 40 वर्ष का पूर्णतः अनपढ़ है, उसको 40 से थोड़ा नीचे ले लीजिए, 40 में तो हम लोग बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, 30 साल का, ये तो 11 साल का है, 30 साल के बच्चे को पहली क्लास का पूरा सिलेबस अनपढ़ होते हुए आप कोशिश प्रयास करें तो कितने दिन में करा देंगे? 15 दिन में गारंटी से, अगर उसकी भी सीखने की इच्छा हो तो। फिर दूसरी 1 महीने में लगा लो। तीसरी, मैं ये कहता हूं कि 5वीं पहुंचने में उसे 5 साल नहीं चाहिए भाई। काहे उसको पहले कक्षा में बिठाने का वो कर रहे हैं आप, गुस्ताखी कर रहे हैं। उसको नहीं बिठाना। और क्या है उसके पास? वो इतने दिनों तक दोस्तों में, समाज में रहा है, वो टॉफियां गिन के लाता रहा है, वो आपस में कंचे एक्सचेंज करता रहा है गिन के। उसको गोल का पता है, उसको त्रिभुजाकार का पता है, मटके के स्टैंड का। यानी उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं, उसने आर्थिक प्रक्रियाओं को देखा, सुना और समझ लिया होता है 5वीं तक। कितने नोट देने, कितने लेने, क्यों कोई चीज बेची जाएगी, क्रय यानी खरीद क्या होती है। बहुत से बच्चे तो इन घरों के रेहड़ी लगाने शुरू कर देते हैं, माँ बाप ने, तब चाय बना के भी देते हैं। चाय वाले से कितनी चाय लेंगे, कितना पैसा बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उनका एक्सपीरियंस के कारण उनका जो कॉग्निशन लेवल है, समझ का स्तर है, इट इज मच मच हायर देन दैट ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास 1। इसलिए एक्सपीरियंस में ज्यादा है, कॉग्निशन में ज्यादा है, उम्र में ज्यादा है, जल्दी कर सकते हैं, मेमोरी उसकी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें इसका रैशनल है कि उस बच्चे को उस कक्षा में क्यों बिठाएं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज थी जो सब भूल गए, और वो ना होने के कारण एज अप्रोप्रिएट कक्षा में एडमिशन फेल हुआ। वो क्या था? स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण। यही सेक्शन 4 ECRT एक्ट का सेक्शन 4 जो एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात करता है, वो तुरंत स्पेशल ट्रेनिंग की बात कहता है कि 3 माह से लेके 24 माह तक, 3 महीने से लेके 24 महीने तक का विशेष प्रशिक्षण उसको, बालक को कक्षा में डालने से पहले दिया जाना चाहिए। ब्रिज कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कक्षा में बिठाना शुरू कर दे, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त प्रबंध करने पड़ेंगे। आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले ये JBT इंटर्न्स को जब दिया गया, इनको इसलिए नहीं दिया गया था कि मास्टरनी जो असली पक्की मास्टरनी है वो तो अपनी सुड़ाई बनाओगी और अपने कान का फोन ला के सारे दिन बताओगी और अपनी क्लास न पढ़वाओगी उस पर। उनको लिखा हुआ देख लीजिए, शुरुआत में जब ये आए थे बच्चे इंटर्न बन के, ये कहा था कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी, इनको सर्वे करना होगा, बच्चे लाने होंगे ड्रॉप आउट, और उस वक्त मॉड्यूल भी बनाकर हर जिले, हर खंड तक भेजे गए थे। मैं इन्वॉल्व था उसके अंदर। कक्षा 2 तक नहीं पढ़ा है तो एक मॉड्यूल है, कक्षा 4 तक नहीं पढ़ा है तो दूसरा मॉड्यूल है, कक्षा 6 तक नहीं पढ़ा है तीसरा। इस प्रकार 8वीं तक के 4-5 मॉड्यूल बनाए थे। आज भी यहां पढ़े सड़ रहे हैं डायरेक्टरेट के अंदर, बल्क में पढ़े हैं। बी ऑफिस में, डी ऑफिस में जहां स्टोर होंगे देख लेना, वहां मॉड्यूल अभी भी मिल जाएंगे। ये मॉड्यूल थे ब्रिज करने के लिए गैप को, जो वो पीछे नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने कहा कि वो 15 दिन में छोड़ दीजिए पहली क्लास के कंटेंट को, 1 महीने में कर लेगा। ये तो ये कह रहे भाई 3 महीने से लेकर 24 महीने तक लगा लो आप। 24 महीने में एच पार आ जाएगा, ये तो मानते 2 साल में आ जाएगा। उसके बाद उसका कोई मूल्यांकन कर लो, असेसमेंट कर लो,
असेसमेंट करने के बाद भी आपको लगता है कि हालांकि उम्र 5वीं में कह रही है, आप एक स्तर नीचे तक डाल सकते थे, ये प्रावधान था उसके अंदर, चौथी में डाल लो 5वीं का, आपको नहीं तसल्ली हो रही है तो विशेष प्रशिक्षण देना, ब्रिज कोर्स कराना, पीछे के ज्ञान को सारे को समझाना, संकल्पनाओं को, और उसके बाद उसका कक्षा में समायोजन, और कक्षा यदि आपको फिर भी डर लग रहा है कि इसमें नहीं, तो उससे एक स्तर नीचे आप ले सकते थे। ये एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात थी। तो इसके अंदर ये प्रावधान था। अब एक बात कई दिनों से उठ रही है, और वो बात है टीसी की, एसएलसी की, जिसमें सरकार को भी घेर लिया। ये कहां लिखी थी? स्पष्टतः कहीं नहीं लिखी थी। सेक्शन 5 जो है आरटी एक्ट का, इस सेक्शन 5 के अंदर ये कहा गया था कि बालक यदि शैक्षणिक सत्र के मध्य किसी स्कूल में जाना चाहता है, दूसरे में, तो और कोई पिछला स्कूल उसकी टीसी नहीं दे रहा है, तो टीसी ना होना एडमिशन ना मिलने का कारण नहीं होगा, एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी थी जो हमारी अंधी बहरी सरकारों ने नहीं पढ़ी, कि सरकार को इस प्रोसेस में आने वाली प्रोसीजरल जो डिफिकल्टीज हैं, वो बैरियर हैं, वो रिमूव करने हैं। सरकार ने क्या किया? एक ही जगह एसआरएन जनरेट होगा। अरे भाई, हम ही तो नियम बना रहे हैं, तोड़ के नहीं देते उसको। जब ये रिपोर्ट आ जाए नीचे से लिख के कि बच्चा प्राइवेट से सरकारी के अंदर आ गया है और उसने बिल्कुल रहने से मना कर दिया है, वो रिपोर्ट अपने दस्तावेज में लगे, उस पे MIS पे चढ़े, और बच्चे का वो चढ़ते ही एसआरएन जनरेट हो जाए, वो मार जाओ टक्कर। समझ रहे मेरी बात? तो ये टीसी का मामला, एसएलसी का मामला माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए इसको, कि साहब प्रोसीजरल बैरियर तो आपको हटाने थे, आपने और ज्यादा बना दिए, और फिर कह रहे बिना एसएलसी के प्रोविजनल रहेगा, तो आगे कब तक रह जाएगा प्रोविजनल? इसके लिए मांग करें, इस सेक्शन को लेके जाएं, आपकी यूनियन लिखें कि अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे चाहते हैं, असल तो चाहते नहीं है सरकार, सरकारी स्कूल को डोनेशन थोड़ी देता है सरकार को इलेक्शन के टाइम पे। डोनेशन कौन देते हैं? बड़े बड़े स्कूलों के ओनर देते हैं। तो सरकार क्यों करेगी? सरकार से मांग हमें करनी पड़ेगी। इसको नोट कर लीजिए, कहां है? सेक्शन 5 के अंदर है। क्या कहा है? एक तो टीसी के बिना दाखिला हो, और टीसी के बिना दाखिले में यदि कोई प्रक्रिया आड़े आ रही है तो उस प्रक्रिया का इलाज सरकार करे। आगे चलते हैं। तो ये जो मोटी मोटी बात थी पहले चैप्टर की, ये थी। पुनः एक लाइन में दोहरा देता हूं। फ्री का मतलब क्या है? नो फीस, नो एक्सपेंस, नो चार्जेस। कंपलसरी का मतलब क्या है? टीचर अमला यानी पूरा बाउंड है, स्टेट बाउंड है, और दूसरा जो है 51A के अंदर अभिभावकों के ऊपर ये प्रावधान किया गया है। आगे चलते। और तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात की, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की, और चौथी मैंने एसएलसी की गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको बताया है कि इसका क्या इलाज है। ये सुलझ सकती है, बहुत छोटा सा काम है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो आपको सेक्शन 10 चैप्टर 3 के अंदर जो सेक्शन 10 है उसके अंदर वो 51A का हवाला देके उस बात को लिख रखा है कि ये कर्तव्य उनका होगा माँ बाप का कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजे। वहां जब मैं बता रहा था, वहां संविधान में बता रहा था कि संविधान में कहां पे लिखा है, चैप्टर 4A में लिखा है। यहां पे जो पाठ 3 है आरटी एक्ट का, उस पाठ 3 के अंदर सेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी गई है। इसके बाद मैं जंप कर रहा हूं क्योंकि बीच में जो अनइम्पोर्टेंट है शिक्षक के काम के लिए उन पर कोई फायदा नहीं है। बहुत जगह गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होगी, कैसे इस्टेब्लिश करने के नियम बनाए, वो चीजों को मैं जंप कर रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट इश्यू को लेते हैं चैप्टर 4 से। यह भी गले की फांस बना था पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों का, 25% दाखिला। इसके लॉजिक बताऊंगा कि ये किस तरह से समाज के इथोस, समाज के अंदर सदाचार स्थापित कर। देखिए कहां की बात कहां है, रैशनल नहीं पढ़े हमने, उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं पढ़े, उसके नीचे का दर्शन शास्त्र नहीं समझा। उसको समझा रहा हूं कि एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर
25% बच्चे, यदि 25 कितने होते हैं, 100 तो किसी क्लास में होते ही नहीं पहली क्लास में यार, मान लो 30 40 की क्लास है, 50 की क्लास है, तो कितने 12-13 बच्चे हो जाने से देश के सदाचार पे क्या फर्क पड़ जाएगा। सोचिए, सरकार ने इस अधिनियम के अंदर सेक्शन 12 के अंदर यह लिखा कि 3 तरह के विद्यालय हैं। एक तो सरकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित और फंडेड। जो स्थापित भी सरकार ने किया, जो नियंत्रित भी सरकार डायरेक्टली कर रही है, गवर्न खुद कर रही है, और उसको संचालन भी सरकारी व्यवस्था कर रही है। एक कैटेगरी तो ये है जिनको हम सरकारी, शासकीय, राजकीय विद्यालय कहते हैं, सार्वजनिक विद्यालय कहते हैं। दूसरे, जिसमें सरकार ने ना तो स्थापना की और ना संचालित कर रही है, सरकार उसको अनुदान दे रही है। पहले एक चलन चला था कि बहुत सारे जो समाज सेवी संगठन थे, खासकर बहुत सारे जातिगत संगठन थे, आप रोहतक के अंदर देखेंगे तो जैन स्कूल, विश्वकर्मा, जाट स्कूल, सैनी स्कूल, ये जातिगत आधार पे अपने अपने समूह बना रखे थे लोगों ने, और उन्होंने अपने ही कास्ट के बच्चों के लिए विद्यालयों की शुरुआत की। जब ये विद्यालय नहीं चला पाए तो सरकार ने कहा आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपको अनुदान देंगे। किसी को 20%, किसी को 40%, अप टू 80% भी अनुदानित थे। अब नहीं है। अब हरियाणा के अंदर एडिड स्कूल पूर्णतः खत्म कर रखे हैं। किसी भी स्कूल में एड नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो अब या तो सरकारी है या प्राइवेट है, सीधी बात है। अब कोई भी स्कूल अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है। जो सरकार का है तो सरकार चलाएगी, प्राइवेट है तो प्राइवेट चलाएगा। और जो अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अंदर जो स्टाफ था, वो सारा का सारा स्टाफ सरकारी स्टाफ हो चुका है। अभी पिछले साल की ही बात है। उनको एडिड वालों को सबको गवर्नमेंट टीचर बना के ले लिया था। तो इस सेक्शन 4 के अंदर ये कहा गया कि एक तो ये अनुदान प्राप्त दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरे पूर्णतः निजी विद्यालय है। पूर्णतः निजी का मतलब है न सरकार ने स्थापित किए, न सरकार उनको संचालित करती है, न अनुदान देती है। केवल सरकार उनको सर्टिफिकेट देती है, एफिलिएशन देते हैं वो बोर्ड जो सरकार के। ऐसे विद्यालय। तो इन तीनों की लायबिलिटी क्या बनती है? जहां 100% सरकार चला रही है तो 100% बच्चे जो है मुफ्त शिक्षा पाएंगे। यानी सरकारी स्कूल के सभी बच्चे 6 से 14 साल के। जिसमें सरकार अनुदान दे रही है तो जितना अनुदान दे रही है उतना अनुदान के समकक्ष, यानी यदि 20% ग्रांट जा रही है स्कूल में तो 20% बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, बाकी की फीस लगाओ। 80% जा रही है तो 80% मुफ्त पढ़ेंगे, बाकी की फीस वो ले सकते हैं। हालांकि फीस को भी रेगुलेट कौन, नियमन कौन करता है? राज्य सरकारें करती है, जो प्राइवेटली फीस ली जाती है। मुझे लगता है कि हमें इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि शायद मेरा नेट खत्म हो गया है फोन का। कोई कमेंट करके बताए कि क्या चल रहा है, या मैं थोड़ा जल्दी करूं, या फिर इसको एक सेशन और लगा के, क्योंकि अभी तो लंबा मामला है, शुरुआत ही हुई है तो वो रह जाएंगे। आप क्या कहते हैं, जरा कोई बताए मुझे। देखिए 2 घंटे के आसपास नेट पैक नहीं चलता है और मैं गलती कर गया, मैंने नेट शायद रिचार्ज नहीं किया। आज एक्स्ट्रा कराना चाहिए था 5-6 GB। चलिए जब तक चल रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर तीसरी कैटेगरी जो है, जो प्राइवेट, जो अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है, उनके अंदर 25% तय किया गया। क्या ये 25% एवं ही किसी के दिमाग में आ गया होगा? इसका लॉजिक था, जब ये एक्ट 2009 में बन रहा था और बनते बनते इसको समय हो गया था, उस वक्त प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, क्योंकि आपको ध्यान है कि 2011 में सेंसस हुआ था, एक्ट उससे पहले लागू हो चुका था। तो उस वक्त मोटा मोटा जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी, उस प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अंदर जो अनुसूचित जाति है उसका प्रतिशत, कुल प्रतिशत 16.2 था। अनुसूचित जाति के बच्चों का कुल पॉपुलेशन में जो प्रतिशत था, कुल में 16.2 था, और एसटी का था करीब 8.2।
ये टोटल क्या करता है, ये टोटल कर देता है इसको 24.4%। 16.2 जमा 8.2 24.4, जिसको राउंड ऑफ करके 25% निकलता है। तो ये मोटा अंदाजा लगाया गया कि कितने बच्चे एक विद्यालय में डाले जाएं। तो ये आइडिया कहां से लिया गया? पॉपुलेशन से, साइंटिफिकली लिया गया। तो 25% बच्चे। दूसरी चीज, अगर 25% बच्चे क्लास 1 में क्यों, सारी क्लासेस में क्यों नहीं? हमें किसी के ध्यान में आ गया ग्रेड 1 में एंट्री क्लास में डाल दो, ऐसा भी नहीं था। ग्रेड 1 के लिए भी लॉजिक था, साउंड लॉजिक था। एक बच्चा जो शिक्षा के अंदर प्रवेश कर रहा है, औपचारिक शिक्षा के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो बच्चा जो है यदि 4, 5, 6 साल 7 साल पढ़ने के बाद, गरीबों वाले स्कूल में पढ़ने के बाद, या ना पढ़ा हुआ हो, अचानक यदि अमीरों वाले स्कूल में जाएगा तो वो मिल नहीं पाएगा। उनके विचारधारा, उसके बोलने के तरीके, उनकी साइकोलॉजी मैच नहीं करेगी, उनका लेवल मैच नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक क्या है? एक बच्चे को यदि 5वीं क्लास में डालेंगे, 5वीं क्लास के बच्चे को इज्जत बेइज्जती का खूब ठीक से पता लगने, हालांकि पहले वाले को पता होता है, ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। यदि सीधे 5वीं में बच्चा गरीब गया तो भाई साहब वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वहां टॉन्टिंग होती है, टॉर्चर होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुलिंग होती है दूसरे बच्चों द्वारा। उन बच्चों के लिए भी समस्या है कि वो 6ठी 7वीं तक अमीरों के बच्चे रहे, अमीरों के बीच में पढ़े, ठंडी क्लासेस में पढ़े। उनको अचानक एक गरीब आदमी आएगा तो उससे कैसे हैंडल करना है, उसकी बुलिंग करनी है, उसकी सहायता, उनको भी कुछ नहीं पता लगेगा। इस लॉजिक के साथ ये कहा गया कि जब कक्षा आरंभ होती है, अगर स्कूल नर्सरी शुरू करता है तो नर्सरी के अंदर, और अगर स्कूल पहली कक्षा से शुरू करता है तो पहली कक्षा के अंदर, यानी एंट्री ग्रेड के अंदर 25% बच्चे। ठीक है, तो 25% का दूसरा लॉजिक क्या था? एक तो मैंने कहा पॉपुलेशन के अंदर गरीब तबके की भागीदारी कितनी है, उतना। अरे भाई ठीक है ठीक है, अब कोई मत डालिए, ये कई जगह से डल गया, मैंने यहां से भी रिचार्ज करा लिया है, देवेंद्र जी ने शायद कर दिया, और उधर से कृष्ण पुनिया जी ने कर दिया, कोई और भी। अब मत कीजिए प्लीज, ये आज यूज नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो ये 25% का दूसरा लॉजिक, क्यों 25% हो? आप देखिए बहुत सारे अमीर बैठे हों, जहां पे सुपर अमीर लोग बैठे हों, वहां एक मजदूर अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। यदि वो उसको झाड़ेंगे, डांटेंगे, तो वो किसी और के संग एक भी साथ नहीं मिलेगा उसको अपने, अगर वो अकेला है तो। 25% मेक्स एन एम्पल साइज, एक पर्याप्त समूह उस कक्षा के अंदर उन बच्चों का है कि ऐसे में वो अपने साथ एक ग्रुप में बैठ पाए, जब कोई उनसे बुलिंग कर रहा है तो उनका सामना कर पाए, एक डायलॉग खोल पाए और बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर। ये दो साउंड लॉजिक थे जिसपे कम लोगों का ध्यान जाता है 25% करने के पीछे और पहली कक्षा में लेने के पीछे। और इससे होगा क्या? तीसरा फायदा जो मुझे मोटे तौर पे दिखता है, आपने देखा है क्या, बहुत लोग बिना गरीबों से मिले, सिद्धार्थ की तरह से हमेशा अमीरी में पैदा हुए, अमीर ही देखे, अमीरों में रहे, अचानक किसी गरीब को बड़े होने के बाद देखते हैं, अचानक किसी की दरिद्रता को बड़े होने के बाद देखते हैं। इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर देम। पहले शॉकिंग, दूसरा व्यवहार कैसा होगा? दो तरह का हो सकता है, घृणा, ही इतने गंदे लोग, छी, ये ज्यादा लोगों को होता है, उनके प्रति करुणा कम लोगों को होती है। यदि कक्षा के अंदर पहली ही कक्षा से जब औपचारिक शिक्षा शुरू हुई तब से अगर वो दोनों तबके साथ बैठना सीख गए, एक दूसरे के दुख दर्द समझना सीख गए, इसकी पैंट फटी क्यों है, हाथ से टाका क्यों लगा है, उसका कारण पूछना सीख गए, समझना सीख गए कि इनके पास थोड़े कम संसाधन हैं,
वो ये जान ले कि इनके माता पिता पढ़े लिखे थे, साधन संपन्न हैं, ये भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो ये जब बड़े होते रहेंगे एक साथ पढ़ते पढ़ते, तो मैं जिस सामाजिक सदाचार की बात कर रहा था, जिस एक दूसरे के प्रति लगाव की बात कर रहा था, सहिष्णुता की बात कर रहा था, वो यहां से जन्मेगी, बड़े होने के बाद नहीं जन्मेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये 25% का आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सरकारें जलील हैं। हमारी सरकार ने क्या खेल खेला, 134A है जी, हाँ जी, सेंटर को ले जाके दिखा दिया। उस वक्त 134A के अंदर 25% और सारी कक्षाओं में। हरियाणा की टेरिटरी पे कोई प्राइवेट या कोई एडिड स्कूल खुलेगा तो उसको हर कक्षा में 8वीं तक 25% गरीबों को की सीट आरक्षित होंगी। ये बहुत जबरदस्त नियम था हमारे पास 134A के अंदर। ये लेके केंद्र के पास गए, देखो जी वी हैव मच बेटर देन यू, तो वाई टू रेस्ट्रिक्ट अस ऑन 25%। सेंटर ने कहा वाह, पीठ थपथपाई, कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तू अपना 134A रख, तेरे ऊपर ये सेक्शन 4 अप्लीकेबल नहीं, मैं छूट देता हूं। छूट ले आए, आने के बाद 134A तो घर का वो था, घर की बही काका लिखनिया 10% पे घटा दिया। खेल समझिए साहब, कितना दिमाग लगाया जाता है लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए। लोग यूं ही वंचित गरीब नहीं होते हैं, पूरा जोर लगा के बनाया जाता है भाई साहब। उनके हक कैसे मारने हैं, उनके अधिकार कैसे छीनने हैं, उनको कवर कैसे कर देना है, अंडर द कारपेट कैसे डाल देना है उनके अधिकारों को। क्या लीगल ओपिनियन, वहां ले गए, दिखा दिए, 134A अलाउड हो गया, इससे मुक्ति मिल गई। 134A घर का कानून था, इसको घटा के 10% कर दिया, इसको एक क्लास तक कर दिया। कैसे एक फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ा दी हरियाणा सरकार ने, लेकिन उड़ा दी। इसके लिए लड़े। ये हमारे और आपके बच्चे जो हैं उनके, और वो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे आपके थोड़े संपन्न हैं, इसलिए कह रहा हूं, हमसे ऊपर बहुत हैं संपन्न। हम तो अपने आप को संपन्न कह के संतुष्ट कर लेते हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी अमीर हम हैं नहीं। अमीर वो होता है जो एक शर्ट खरीदने जाए और 50,000 की शॉपिंग करके आ जाए। हम वो लोग हैं भाई साहब जिसको एक शर्ट और पैंट खरीदनी थी, तो एक पैंट अगर थोड़ी महंगी थी और समझ में आ गई तो शर्ट अगले महीने सोचते हैं। हम गरीब हैं, तो हम फिर भी हमारे या अमीरों के बच्चे और उनके बच्चे, वो बच्चे भूखे बच्चे किससे, देखो रोटी सबको चाहिए, पेट की भूख, मन की भूख और तन की भूख, तीनों भूख आदमी की नैसर्गिक भूख है। जब रोटी नहीं मिलेगी, पत्नी का संग नहीं मिलेगा, महिला नहीं मिलेगी और उसको अपना साधन नहीं मिलेंगे, वो तो अपने आप से तो नहीं कर सकता, अशिक्षित रह गया, तो फिर कहां से लेगा, समझ सकते हैं। आपके बच्चे जो बड़ी फरारी गाड़ी लेके जा रहे होंगे, आपको अचानक फोन आएगा, उसका सर कलम करके उसकी गाड़ी छीन ले गए, उसके पर्स से सारे पैसे छीन ले गए। आपकी सुंदर बेटी जो कि महलों में पली है, वो उनको बहुत खूबसूरत लगेगी, उनको नारी का संसर्ग मिलता नहीं है, तो वो लूटेंगे उसकी इज्जत, उसको जलाएंगे, डॉक्टरनी को राख बना देंगे उसको। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन बच्चों के लिए सोचिए, इस अधिकार को लागू करवाइए पूरी तरह से कि वो बच्चे पढ़ जाएं। थोड़ा आगे चलते हैं, इससे आगे हम चलते हैं। तो इसके बाद मैंने कहां तक बताया है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स बता दी मैंने आपको। मैंने सेक्शन 12 किया था। सेक्शन 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17 उनमें कीवर्ड बोल रहा हूं, उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे अगली 1-2 घंटे और चर्चा पे चाहिए। याद रखिएगा, मैंने सेक्शन 12 की बात की है। बहुत सारे लोगों को इस समय काम भी हो जाते हैं और इसका लिंक शेयर कर दिया है पूरे देश में। राजेश, बहुत धन्यवाद। एक सूचना नवोदय क्रांति की तरफ से घोषणा थी जो मैं आपको बता दूं। जरूरी घोषणा ये थी कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसको एक ट्रेनिंग मान के पार्टिसिपेट कराएंगे और नवोदय क्रांति उनको सर्टिफिकेट प्रदान करेगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पे ये आदमी पूरी तरह से ट्रेन हो गया है। एक सर्टिफिकेट आपको
प्रदान किया जाएगा इस सेशन को अटेंड करने का, पूरा अटेंड करने का। तो आज जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, कल का समय निर्धारित करके आपको बता दिया जाएगा। कल 4 से 6 मेरा वेबिनार है, उससे पहले जो है हम देखेंगे, या कल का एडजस्ट हो जाएगा, मोनू कह रहे हैं। तो इसके नवोदय क्रांति परिवार भारत की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट आपको ये प्रमाणित करेगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पे आपने प्रशिक्षण लिया है और एक ऑथेंटिक आदमी से प्रशिक्षण आपको दिया गया है। ये बात भी आप सभी को बताएं। और आज के सेशन में मेरे से कुछ छूट गया है, कुछ कम रह गया है, तो क्षमा करें। और मेरी भाषा थोड़ा, मैं उत्तेजना में जब होता हूँ, दुख जब होता है तो अनियंत्रित भी हो जाती है, तो उस तरह के चीज़ों के लिए भी मुझे माफ़ करें। और आपको सेशन कैसा लिखा कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश करें कि सभी इसको प्रोफेशनल एंगल से नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई प्रोफेशनल नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इसको जितना शेयर करेंगे काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा और देश के अंदर एक बदलाव की बयार की मैं अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार सभी को, और आपका